हमारे पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या है। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज अ केमिकल इक्वेशन हैज़ इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ऐसा कोई भी इक्वेशन जिसमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स एक दूसरे के बराबर होंगे वो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहलाएगा। फॉर एग्जांपल, जिंक का रिएक्शन कराते हैं H2SO4 के साथ, हमारे पास ZnSO4 और H2 हमें मिलते हैं प्रोडक्ट में। अगर इस रिएक्शन को ध्यान से देखें, इस केमिकल इक्वेशन को हम ध्यान से देखें तो जिंक के जितने एटम हमारे पास रिएक्टेंट में हैं उतने ही प्रोडक्ट में हैं। सेम गोज़ फॉर सल्फर, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। इसलिए ये रिएक्शन कैसा है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। अगर हम बात करें तो एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन की ही ज़रूरत है हमें किसी भी केमिकल रिएक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन ओबे करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की अगर हम बात करें तो ये लॉ है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। दूसरी तरीके से अगर इस बात को मैं बोलना चाहूँ तो ये हो जाएगा, द नंबर ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द सेम टाइप ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट। कहने का मतलब टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द एलिमेंट इन रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन द प्रोडक्ट। जितने एटम्स एक एलिमेंट के रिएक्टेंट में होंगे उतने ही प्रोडक्ट में भी होना मस्ट है, तभी हम एक रिएक्शन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ओबे कर पाएंगे। तो अगर हमारे सामने एक रिएक्शन है जो कि अनबैलेंस्ड है, हमें क्या करना होगा, हमें सबसे पहले उस रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा। और रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हमारे पास कुछ तरीके हैं, जिसमें से सबसे पहला तरीका है हिट एंड ट्रायल मेथड। यहाँ पे हमको सबसे पहला स्टेप जो हमारा है वो ये है कि सबसे पहले हमें जो भी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दे दिए गए हैं उनके चारों तरफ हमें एक बॉक्स बना लेना है। ठीक है, बॉक्स बनाने के जस्ट बाद हमें एक टेबल क्रिएट करनी है, जिस टेबल में हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिखेंगे या नेम ऑफ एलिमेंट्स लिखेंगे और फिर नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स लिखेंगे। जिस तरीके को मैं इस्तेमाल करता हूँ उस तरीके में हम इस चीज़ का ध्यान देते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के जो भी एटम्स हैं उन्हें हम सबसे पहले बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमें गिनना पड़ेगा कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स कितने हैं, या सबसे ज़्यादा किस मॉलिक्यूल के अंदर टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे पहले हमें ये समझ में आएगा कि जिस भी मॉलिक्यूल के अंदर टोटल नंबर ऑफ एटम्स सबसे ज़्यादा हैं, सबसे पहले बैलेंसिंग वहीं से स्टार्ट करनी है। अगर हम बात करें तो इसके लिए हम लेते हैं एक एग्ज़ाम्पल। जैसे कि हमारे पास एक एग्ज़ाम्पल है, H2 + O2 गिव्स H2O। अब अगर हम बात करें तो यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा कोई भी और एटम नहीं लिया गया है। इस वजह से हम बैलेंसिंग शुरू करेंगे या तो हाइड्रोजन से या तो ऑक्सीजन से। अगर हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की बात करें तो यहाँ पे प्रोडक्ट में H2O ही एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके पास टोटल नंबर ऑफ एटम्स 3 हैं। तो बैलेंसिंग यहीं से स्टार्ट करते हैं। अगर हम देखेंगे तो हाइड्रोजन के एटम्स यहाँ पे कितने हैं, 2 हैं। वहीं ऑक्सीजन के एटम्स कितने हैं, 1 हैं। तो हमें बैलेंस कहाँ से शुरू करना है, हमें बैलेंसिंग करनी है ऑक्सीजन को बैलेंस करते हुए। इसके लिए हम H2O के सामने एक स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट लगाएंगे जो कि हो जाएगा 2 के बराबर। इसकी वजह से हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स प्रोडक्ट में 4 हो जाएंगे, जिनको बैलेंस करने के लिए हम हाइड्रोजन के सामने भी 2 स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट में लगा देंगे। इस तरीके से हमारा जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन होगा वो होगा 2H2 + O2 गिव्स 2H2O। इस चीज़ का ध्यान रखते हुए हमें और भी बहुत सारे रिएक्शंस को बैलेंस करना आना चाहिए। अगर हम बात करें तो रिएक्शंस को कैसे हम और इन्फॉर्मेटिव बना सकें, या जो हमारे इक्वेशंस हैं, केमिकल इक्वेशंस हैं, उनको हम कैसे और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बना सकें, उसके लिए हमें कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना है। यहाँ पे हम इन 3 पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जो पहला पॉइंट है वो है बाय इंडिकेटिंग द फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। हम
केमिकल इक्वेशंस में अगर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की फिजिकल स्टेट्स को मेंशन करना शुरू कर देते हैं, ऐसे केस में हमारा रिएक्शन या इक्वेशन और ज़्यादा इंफॉर्मेटिव हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट इज़ बाय इंडिकेटिंग द हीट चेंजेस टेक्स प्लेस इन द रिएक्शन। कितनी हीट हमें सप्लाई करनी पड़ रही है या रिएक्शन हमें कितनी हीट दे रहा है, अगर इस बारे में हम रिएक्शन में मेंशन करते हैं तो रिएक्शन हमारा और इंफॉर्मेटिव या हमारा केमिकल इक्वेशन और इंफॉर्मेटिव हो जाएगा। थर्ड पॉइंट इज़ टू ऐड बाय इंडिकेटिंग द कंडीशंस अंडर विच द रिएक्शन टेक्स प्लेस। हमारा जो रिएक्शन है वो किस फिजिकल कंडीशन में या केमिकल कंडीशन में हम कराते हैं, उन चीज़ों को अगर हम एरो के हेड पे मेंशन करते हैं तो ऐसे केस में हमारा रिएक्शन और इंफॉर्मेटिव हो जाएगा। अगर हम बात करें तो यहाँ से अगर हम हीट एक्सचेंज की बात करें तो जो हमारे केमिकल रिएक्शंस हैं वो दो तरीके के हो जाते हैं। इनमें पहला रिएक्शन है एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड सेकेंड वन इज़ एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक, इस रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। एक्सो का मतलब होता है बाहर निकलना या बाहर जाना। थर्म का मतलब होता है हीट। ऐसा कोई भी केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट इवॉल्व हो या जहाँ से हमें हीट मिले, ऐसा रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाता है। ध्यान रखने की बात यहाँ पे हम एक चीज़ को ध्यान रखेंगे, वो ये है कि जितने भी कंबस्टन रिएक्शंस होते हैं वो सारे के सारे एक्सोथर्मिक होते हैं। फॉर एग्जांपल, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस इज़ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, आगे की बात करें तो हमारी बॉडी के अंदर भी बहुत सारे एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं, जिनमें से रेस्पिरेशन भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ग्लूकोज का हम कंबस्टन कराते हैं जो कि स्लो कंबस्टन होता है और जिसकी वजह से सेल के अंदर ऑक्सीजन के साथ ग्लूकोज का मिक्स होता है, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ये एनर्जी भी एक फॉर्म ऑफ हीट है, बॉडी हीट के फॉर्म में हमें मिलती है और इसी वजह से रिएक्शन एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो जाता है। Respiration is an exothermic process because heat energy is produced during the process। इसी तरीके से हमारे पास दूसरे तरीके का जो या दूसरे टाइप का जो केमिकल रिएक्शन है ऑन द बेसिस ऑफ हीट एक्सचेंज विच इज़ एंडोथर्मिक रिएक्शन। ऐसा रिएक्शन जिसमें हमको हीट सप्लाई करने पड़े टू किक स्टार्ट द रिएक्शन। ऐसे बहुत सारे रिएक्शंस हैं जिसमें रिएक्टेंट्स खुद अपने आप से रिएक्शन स्टार्ट नहीं करते हैं। ऐसे केस में हमें उन रिएक्शंस को स्टार्ट करने के लिए एनर्जी का सप्लाई करना पड़ता है। इस एनर्जी के सप्लाई करने को ही एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाएगा। एंडोथर्मिक का मतलब हुआ, एंडो का मतलब अंदर, थर्म का मतलब हीट, जिसका मतलब हो गया हीट की सप्लाई करना। इसका एक एग्जाम्पल है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस इज़ एन endothermic reaction because sunlight energy is absorbed in the process of photosynthesis by green plants. Electrolysis of water to form hydrogen and oxygen is also an endothermic reaction.